ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ प्लेन वेव्स। ठीक है, ऑफ प्लेन वेव्स, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ प्लेन वेव्स। तो प्लेन वेव कैसे रिफ्लेक्ट होता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है उसका किसी प्लेन में, वो देखना है। तो दो तरीके से हो सकता है, एक तो नॉर्मल इंसिडेंस हो सकता है या फिर ऑब्लिक इंसिडेंस विद पर्टिकुलर एंगल। ऑब्लिक इंसिडेंस मतलब इंक्लाइंड इंसिडेंस। तो एक तो हो सकता है आपका नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब नॉर्मल टू दी प्लेन। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस। और दूसरा हो सकता है आपका ऑब्लिक इंसिडेंस या फिर इंक्लाइंड विद सम एंगल। तो दो ही तरीके से आपका इंसिडेंस हो सकता है किसी भी प्लेन वेव का। तो हम लोग सबसे पहले नॉर्मल इंसिडेंस देख लेते हैं। पहला है आपका नॉर्मल इंसिडेंस। सबसे पहला जो मीडियम है आपका डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस। डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस। ठीक है, पहला डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस मतलब दो प्लेन के जो दो भी दोनों मीडियम रहेंगे वो डाइलेक्ट्रिक रहेंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेन। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, देखिए ये इंसिडेंस हो रहा है लाइक दिस, ई आई। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इसके परपेंडिकुलर जो है आपका एच आई है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होगा, ई क्रॉस एच। तो आप क्या देख रहे हो इस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसको फिर से समझाता हूँ अलग अलग से। जैसे कि ये अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ ई आई, तो डेट मीन्स जो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर इसके परपेंडिकुलर में जो आपकी स्क्रीन के बाहर जो आएगा, जो कि एच आई होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा। ऐसा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है ई का, और एच का कंपोनेंट क्या है इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन। ठीक, इसी तरीके से ये हो गया, और परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन इस तरीके से हो गया ई आई एंड दी एच आई। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किधर होगा, ई क्रॉस एच। तो अगर आप ई से एच की तरफ हाथ को अपने चारों उंगली को घुमाओगे, तो ये जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऑफ दी प्रोपोगेशन होगा। ये चीज समझ में आया क्या, रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से लिख रहा हूं मैं, इस तरीके से वेव को लिख रहा हूँ। ये चीज क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है। अब क्या होगा, आई फॉर इंसिडेंस, तो सम रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड वेव, तो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होगा, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पैरेलल आया था प्लेन के, वैसे पैरेलल टकरा के फिर वापस हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। ठीक है, और आप क्या देख रहे हो कि हमेशा जो है ई क्रॉस एच इज इक्वल टू पी जो है फॉलो होना चाहिए। हमेशा जो है ई क्रॉस एच इज इक्वल टू पी फॉलो होना चाहिए। तो दैट मीन्स हमको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पता है और हमको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता है। तो पी क्रॉस ई इज इक्वल टू क्या होगा, एच होगा। पी क्रॉस ई इज इक्वल टू एच। ठीक लिखा हूं कि नहीं, या देख लेते हैं। ई क्रॉस एच क्या होता है आपका, पी होता है। तो दैट मीन्स पी क्रॉस ई क्या होगा आपका, एच होगा। ठीक लिखा हुआ था। तो पी क्रॉस सी कर लेते हैं, मतलब पी अपने जो चारों उंगली को आप पी से किधर घुमाओगे, ई आर, ई की तरफ घुमाओगे। तो मैं अपने ये उंगलियों को इधर घुमा रहा हूँ लाइक दिस, ये। तो आपका जब आप ऐसे घुमा रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, एच आर जो है। ठीक है, इनसाइड दी आपका जा रहा है आपके स्क्रीन के। ये चीज क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ये ऑलवेज फॉलो करेगा। ठीक है, और पैरेलल टू प्लेन था
आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसी तरीके से ट्रांसमिट होगा, आगे बढ़ते जाएगा। और जो कि हो गया ईटी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा, ट्रांसमिशन, दैट इज ट्रांसमिटेड इन सेकंड प्लेन, ईटी इज ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकंड प्लेन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, और आप ई क्रॉस एच करोगे तो डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन या फिर प्रोपगेशन डायरेक्शन, तो ये भी वैसे ही रहेगा एच टी, ठीक है। तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट ट्रांसफर्स हो रहा है, कुछ पार्ट क्या हो रहा है सेकंड प्लेन में जा रहा है, और कुछ पार्ट उसी प्लेन से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये हो गया आपका नॉर्मल इंसिडेंस इन दी डायलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। तो डायलेक्ट्रिक मीडियम का मान लो ईटा वन, ये एक ईटा वन है, और यहाँ डायलेक्ट्रिक मीडियम टू का जो है ईटा टू है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो ई आई रिफ्लेक्शन हो गया आपका, विथ सम पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, मान लीजिए 20% रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको वेक्टर छोटा बना रहा हूँ ई आर, और 80% जो है ट्रांसमिट हो गया इन दी सेकंड प्लेन, तो डेट मीन्स मैं इसको लिख रहा हूँ ई टी, ठीक है। तो ई आई में क्या होगा, एच आई क्या होगा, इस केस में एच टी क्या होगा, क्या ट्रांसमिशन होगा, एच आर क्या होगा, ये देखना है अपने को। इन दी मीडियम, पहला वाले का है ईटा वन और दूसरा है ईटा टू, ठीक है। तो देखते हैं, तो अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन से सोचोगे, अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन से सोचोगे, तो जो भी आपका ट्रांसमिट होगा, जो भी ट्रांसमिट होगा सेकेंड मीडियम में, वो कम होगा, ठीक है। जो भी आपका इंसिडेंस हुआ था उससे कम ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका ईटी लेस देन ई आई, या फिर एनर्जी का बढ़ना ई आई, ईटी ग्रेटर देन ई आई, ये डिपेंड करेगा आपका एप्सिलॉन वन एंड एप्सिलॉन टू क्या है, ठीक है। ये परमिटिविटी डिपेंड, परमिटिव बताएगा कि आपका ईटी बढ़ेगा कि ईटी कम होगा, ठीक है। ये हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी जो है एच ऑफ टी, अगर एच ऑफ टी इज ग्रेटर देन एच ऑफ आई है, तो ई ऑफ टी जो होगा वो कम होगा ई ऑफ आई से। अगर ऐसा कंडीशन है, एच ऑफ टी इज ग्रेटर देन एच आई, अगर सारी एनर्जी जो है मैग्नेटिक फील्ड में हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी कम हो जाएगी, दैट मीन्स ई टी लेस देन ई आई। अगर एच ट्रांसफर ज्यादा है, कम है एच आई से, इंसिडेंस ज्यादा है, तो ऐसे केस में ई टी इज ग्रेटर देन ई आई होगा, ठीक है। तो जो सारा का सारा जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ रहेगा, यहाँ पे सारा का सारा एनर्जी जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। तो या तो एक ज्यादा रहेगा या तो एक कम रहेगा, ठीक है। या तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, ठीक है। ज्यादा है कम से मतलब ये है कि उसका एम्पलीट्यूड, अगर एच टी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ई टी का एम्पलीट्यूड कम होगा, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी जो है, लेकिन पावर सेम रहेगा। पावर के लिए बात करें जो ई क्रॉस एच होता है, ठीक है। पावर आप देखेंगे कि जो इनपुट पावर है उज ऑलवेज ग्रेटर देन दी ट्रांसफर्स पावर, क्लियर है? ये क्लियर है? Yes, sir. तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कि ये प्लेन है, तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि एनर्जी, अगर आप इंसिडेंस की एनर्जी, जो भी चीज इंसिडेंस हो रहा है, जो भी वेव का एनर्जी है, इंसिडेंस वेव की जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी ट्रांसवर्स वेव की एनर्जी से, मतलब ये कम होगा एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो हम लोग एनर्जी के टर्म्स में बोल सकते हैं, फिर पावर के टर्म्स में बोल सकते हैं। तो पावर इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पावर ट्रांसफर्स, ठीक है, ये हमेशा ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे ईटी के टर्म से या फिर एच आई के टर्म से, तो हम लोग जानते हैं पी इज इक्वल टू जो पावर होता है वो ई क्रॉस एच होता है, हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है। या फिर हम लोगों ने ऐसा भी लिखा था, टाइम एवरेज पावर ई क्रॉस एच कंजुगेट, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि पावर हमेशा, इनपुट पावर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी ट्रांसफर पावर, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
बड़ा होगा या फिर कम होगा, ये डिपेंड करेगा एप्सिलॉन पे। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया कि ट्रांसफर्स का पावर ज्यादा रहेगा कि इंसिडेंस का पावर ज्यादा होगा, ये एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात जो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ठीक है, दोनों एक साथ ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि E क्रॉस H इज नथिंग बट पावर। ठीक है, अगर अगर आप देखें मल्टीप्लीकेशन P इज इक्वल टू हाफ E क्रॉस H कंजुगेट। ठीक है, तो अगर H हमने ज्यादा कर दिया तो आपको P कम करना पड़ेगा क्योंकि E क्रॉस H क्या है, पावर है। क्लियर हो गया ये बात? अगर E ज्यादा कर दिया तो H कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है ये लाइन? तीन प्रॉपर्टी क्लियर है इसका, नॉर्मल इंसिडेंस का? Yes, sir. जल्दी बताओ। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब हम लोग जो है, जो आपका बाउंड्री कंडीशन वो अप्लाई कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो आप जानते हैं कि टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, दैट मींस ET1 इज ऑलवेज इक्वल टू ET2। अभी आपका सेकेंड थर्ड यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड मैंने नहीं पढ़ाया है, उसमें भी यही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ST1 is equal to ST2 when there is a no charge, when there is a no current element in the plane, तब ST1 is equal to ST2 होता है। ये मैं यूनिट नंबर 3 में पढ़ाऊंगा, तो अभी के लिए ये देख लीजिए कि ST1 is ST2 when there is no current element in the plane। तो अभी जो हम लोग कोई भी करंट एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, या फिर डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो करंट एलिमेंट तो होगा ही। तो यहाँ से आगे ST1 is equal to ST2 और ET1 is equal to ET2। ये आगे बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि E डिवाइड बाई H जो होता है वो ईटा होता है। ठीक है, तो यहां से आ गया E इंसिडेंस इज इक्वल टू H इंसिडेंस इंटू ईटा1। तो ईटा1 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि E इंसिडेंस जो ईटा1 मीडियम में है और E ट्रांसफर जो है ईटा2 मीडियम में। ठीक है, तो यहां से लिखा E इंसिडेंस इज इक्वल टू ईटा1 इंटू HI। इसी तरीके से E ट्रांसफर्स क्या होगा, जो ईटा2, क्योंकि ईटा2 मीडियम में है, जो E ट्रांसफर्स क्या है, ईटा2 मीडियम में है, तो ET इज इक्वल टू ईटा2 इंटू HT। ठीक है, और E रिफ्लेक्टेड, E रिफ्लेक्टेड क्या होगा आपका, रिफ्लेक्ट हो गया, डेट मीन्स माइनस ईटा1 इन मीडियम 1। रिफ्लेक्शन जो होगा मीडियम 1 में होगा, इसलिए मैं ईटा1 लिख रहा हूँ माइनस के साथ इंटू HR। ये क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब ईटा1 ईटा2 सबको क्लियर है कि ईटा1 जो है इंसिडेंस हो रहा है आपका मीडियम 1 में, तो इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन। और लेकिन ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो मीडियम 2 में हो रहा है, इसलिए ईटा2 लिखा है। ठीक, अब माइनस क्यों लिखा है उस पर देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसको AK को जो है डायरेक्शन ऑफ दी AK जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ये जो AK है, अगर मैं इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो सकता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ AK को पॉजिटिव एक्सिस लेता हूँ, तो ऐसे केस में जो है, ये आप देखिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन अगर इधर पॉजिटिव है, तो आप क्या देख रहे हो, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे निगेटिव है। ये जो AK दिख रहा है आपको रिफ्लेक्टेड वेव का, उसका जो AK का जो वेक्टर है वो आपको निगेटिव डायरेक्शन में दिख रहा है, मतलब इसका प्रोपोगेशन निगेटिव डायरेक्शन में। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, ई रिफ्लेक्टेड और HR के भी जो रिलेशन होगा, जो पहले इस साइड पॉजिटिव था, इस साइड जो पॉजिटिव था, अब वो क्या हो जाएगा, जब रिफ्लेक्ट होगा तो E और H का डायरेक्शन अब बदल गया है, पहले H ऊपर जा रहा था, अब H नीचे चल गया। इसकी वजह से जो है मैं निगेटिव ले रहा हूँ। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, डायरेक्शन क्या हो गया, आप निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो गया या फिर कोई भी निगेटिव ए के डायरेक्शन में। तो ये क्लियर हो गया सभी को, यहाँ पे निगेटिव क्यों आया है। तो ये तीन इक्वेशन सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब देखते हैं कि क्या अगर हम लोग पहला इक्वेशन अप्लाई करते हैं, जो कि ET1 इज इक्वल टू ET2 है, दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर एनी केस। ठीक है, फॉर एनी केस अगर उस प्लेन में चार्ज है या नहीं है, तो भी ET1 इज इक्वल टू ET2 ही होगा, ऑलवेज होगा। ठीक है, तो आपका क्या इंसिडेंस हो रहा है, आपका EI इंसिडेंस हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन जो हो रहा है ER हो रहा है, और
ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो ईटी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट इन दिस प्लेन इन दिस सरफेस इज इक्वल टू, एक तो इस डायरेक्शन में EI है और ER है, इज इक्वल टू ET। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, EI प्लस ER इज इक्वल टू ET, ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, आप प्लेन वेव को देखो, वेव कैसा था मेरा, अगर मैं वेव को देखूं तो इससे कंफ्यूज भी हो सकते हो। वेव मेरा EI ऐसा था, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लाइक दिस, ठीक है। ST कुछ ऐसा था, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इसी डायरेक्शन में था दोनों, और रिफ्लेक्टेड इज ER, रिफ्लेक्टेड लाइक दिस, ये था H। तो अभी तो अपन E की बात कर लेते हैं। तो E आपको क्या दिख रहा है इस डायरेक्शन में, इस प्लेन में क्या दिख रहा है आपको, EI प्लस ER, तो ये EI प्लस ER लिख दिया, ठीक है। और इस इधर देखेंगे तो ये दिख रहा है आपको ET, तो ये हो गया आपका ET। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। इसी तरीके से ST1 इज इक्वल टू ST2, तो यहाँ से आ गया HI प्लस HR इज इक्वल टू ST, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि HI आप देख रहे हो कि आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ है, HT जो देख रहे हो वो भी आपकी स्क्रीन से बाहर है, ठीक है। लेकिन आप HI जो देख रहे हो, सॉरी जो HR देख रहे हो, डेट इज जो रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ। तो यहाँ पे भले मैं HI प्लस HR इज इक्वल टू ST लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में इसको साइन कंसिडर करूंगा, या तो मैं पहले साइन कंसिडर कर लूँ या फिर बाद में साइन कंसिडर कर लूँ। तो मैं साइन कुछ इस तरीके से कंसिडर करूंगा, मैं आपको बताता हूँ। तो जो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आ गया EI डिवाइड बाई 𝜃1 माइनस के साथ, जो HR हो गया माइनस के साथ, E रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाई 𝜃1, दोनों ईटा सेम मीडियम है, और ये HT जो है वो ET डिवाइडेड बाई 𝜃2। तो ये हो गया इक्वेशन। अब जो इक्वेशन है, कुछ अगर साइन कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ इस तरीके से जब कन्वर्जन कर रहा हूँ तब उस साइन को कंसीडर कर रहा हूँ। क्लियर ये चीज? तो ये इक्वेशन हो गए, दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आप लोगों को सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अब हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, ठीक है, एक तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट और एक तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। यहाँ से जो नया चीज है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट एंड द ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट को हम लोग जो है गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कैपिटल गामा, इसको हम लोग कैपिटल गामा बोलते हैं। तो कैपिटल गामा इज लाइक दिस, ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, ठीक है। और जो टाउ होता है दैट इज ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। तो इसको देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट क्या हो रहा है कि कितना पार्ट ऑफ रिफ्लेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका ER, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इंसिडेंस हुआ था EI, दैट इज रिफ्लेक्टेड पार्ट, इतना फ्रैक्शन जो है रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। और अगर आप टाउ की बात करें तो कितना कितना फैक्टर आपका ट्रांसमिट हो गया, तो वो आपने क्या दिया, आपने EI दिया, लेकिन आपका ट्रांसमिट कितना हुआ, ET पार्ट ट्रांसमिट हुआ। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। तो क्लियर है ये चीज? यस सर। तो इसको याद कैसे करोगे, कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो। इसको मैं मोड़ रहा हूँ, इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो आप देखोगे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं एरो लगा दूं तो एक ये दिख रहा है आपको रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स ये हो गया आपका EI और ये हो गया आपका ER। तो ER डिवाइड बाई EI इज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। और हम लोग टाउ को देखें तो टाउ कुछ ऐसा है, टाउ ऐसा जा रहा है और ये ऐसा आगे जा रहा है। तो आपने इंसिडेंस EI था और आपको जो आगे गया वो E ट्रांसमिटेड। तो ET डिवाइड बाई EI इज
ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया। फिर हम लोग इक्वेशन, जो पहला इक्वेशन था हमारा EI प्लस ET सॉरी ER इज इक्वल टू ET। ठीक है, मैं बोथ साइड EI से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1 प्लस ER डिवाइड बाई EI इज इक्वल टू ET डिवाइड बाई EI। वो साइड EI से डिवाइड किए तो आपको जो है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की भी रिलेशन मिल गया। तो ये आ गया आपका गामा, कैपिटल गामा या फिर गामा या फिर ये टाउ। एक गामा आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरीके से, गामा था अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग स्मॉल गामा बोलते हैं और ये कैपिटल गामा है। तो ये एक क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को, 1 प्लस गामा इज इक्वल टू टाउ। Yes, sir. नेक्स्ट इक्वेशन हमारा जो HR से मिला था हमको, डेट इज EI डिवाइड बाई ईटा 1 माइनस ER डिवाइड बाई ईटा 2 इज इक्वल टू ET डिवाइड बाई ईटा 2। ये ईटा 1। तो यहां से आ गया EI माइनस ER इज इक्वल टू ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 ET। ठीक है, ईटा 1 को मैं कॉमन लेके उधर लेके चल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड वही EI डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ भी EI डिवाइड कर दिया और यहाँ भी EI डिवाइड कर दिया। तो आप क्या देख रहे हो, 1 माइनस गामा इज इक्वल टू ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 इंटू टाउ। ठीक है, ठीक है। और हम लोग टाउ जो इक्वेशन नंबर 3 से निकाले हैं, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या कहता है, टाउ इज नथिंग बट 1 प्लस गामा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टाउ की जगह 1 प्लस गामा कर रहा हूँ। तो यहाँ से 1 माइनस गामा इज इक्वल टू आ गया ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 1 प्लस गामा। 1 माइनस गामा डिवाइड बाई 1 प्लस गामा इज इक्वल टू ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो ईटा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, तो हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो माइनस या फिर ईटा 2 माइनस ईटा 2 गामा इज इक्वल टू ईटा 1 प्लस ईटा 1 इंटू गामा। तो बोथ साइड मैं गामा को एक साइड ले लेता हूं, तो यहां से आ गया ईटा 2 माइनस, देखिए सही किया हूं कि नहीं। तो ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से आ गया ईटा 2 माइनस ईटा 1 इज इक्वल टू ईटा 1 प्लस ईटा 2 इंटू गामा। तो यहाँ से गामा आ गया इन टर्म्स ऑफ ईटा 1 ईटा 2। तो गामा जो होता है वो ईटा 2 माइनस ईटा 1 होता है डिवाइड बाई ईटा 1 प्लस ईटा 2। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आया कि आखिर मीडियम का ईटा 1 अगर ईटा 2 और ईटा 1 पता है तो हम लोग बता सकते हैं कि कितना पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कितना पार्ट ट्रांसमिट होगा। तो ये मेन इक्वेशन हमको निकालना था। आपको मीडियम का ईटा 1 और ईटा 2 पता रहेगा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का ईटा 1 एंड ईटा 2, तो आप क्या बता सकते हो कि वो कितना फ्रैक्शन उसका रिफ्लेक्ट होगा या फिर ट्रांसमिट होगा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो गामा इज नथिंग बट ये ईटा 2 माइनस ईटा 1 डिवाइड बाई ईटा 2 प्लस ईटा 1। अब देखिए हम लोग जानते हैं गामा जो हम लोगों ने ईटा 1 निकाला था, दैट इज रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ईटा। तो ईटा क्या निकला था फॉर द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, हम लोगों ने निकाला था म्यू नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1। तो फिर मैं ऐसा लिखता था म्यू नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R1, या फिर क्या लिखते थे 120 पाई डिवाइड बाई रूट ओवर एप्सिलॉन R1। ये चीजें लिखते थे, आपको याद होगा हम लोग निकाले थे फॉर द डाइलेक्ट्रिक। इसी तरीके से ईटा 2 भी क्या होगा 120 पाई डिवाइड बाई रूट ओवर एप्सिलॉन R2। ठीक है, तो या तो आप एप्सिलॉन 1 के टर्म्स में लिखिए या तो फिर एप्सिलॉन 1 के टर्म्स में लिखिए, एक ही बात। ठीक है, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 125 डिवाइड बाई रूट ओवर, या इसको नहीं भी, चलो ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन पुट करते हैं, तो 120 पाई डिवाइड बाई रूट ओवर एप्सिलॉन
R2 इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, जो इक्वेशन मैंने निकाला है ये वाला इक्वेशन, इसमें ईटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये आ गया माइनस 120 पाई डिवाइड बाई रूट ओवर एप्सिलॉन R1। इसी तरीके से दोनों का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व 120 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये रूट ओवर वन एप्सिलॉन R1 इधर आ जाएगा माइनस रूट ओवर एप्सिलॉन R2 इधर आ जाएगा। एलसीएम का जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है सबको ये बात? Yes, sir. ठीक है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट ओवर, अगर मैं बोथ साइड एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करता हूँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो ये एप्सिलॉन 1 माइनस रूट ओवर एप्सिलॉन 2 डिवाइड बाई रूट ओवर एप्सिलॉन 1 प्लस रूट ओवर एप्सिलॉन 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पता चलेगा तो आप क्या कर सकते हो, तुरंत जो है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। तो क्या करना है आपको, 1 प्लस गामा करना है आपको, अब टाउ मिल जाएगा, दैट इज द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया। तो अपन इस पूरी इसको होल इंसिडेंस को अगर ध्यान से देखें तो नोट करते हैं, 3-4 पॉइंट हम लोगों ने नोट किया। एक तो पॉइंट ये नोट किया कि जो गामा ऑफ दी, अगर गामा ऑफ दी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ठीक है, वो जस्ट इनवर्स होगा गामा ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्यों होगा, तो ये चीज आपको पता चलेगा फ्रॉम द डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम हम लोग फिर से देख लेते हैं। जो कि वेव का डायग्राम था, ये देखिए, इसको ध्यान से देखिए। तो आप क्या देख रहे हो, मैं रेड पेन से दिखा रहा हूँ, आप क्या देख रहे हो, डायरेक्शन ऑफ EI इज इन दिस डायरेक्शन, मान लो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, ठीक है। और ER भी जो है आपको डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में दिख रहा है, एक्स एक्सिस में ही, जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी सेम दिख रहा है। मान लीजिए मेरा एच का डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में आप क्या देख रहे हो, जो आपका EHR है, HI है, वो वाई एक्सिस में है। लेकिन जो रिफ्लेक्ट हुआ है, जो HR जो रिफ्लेक्ट हुआ है, वो निगेटिव एक्सिस में है। ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड केस में। क्लियर है ये चीज? तो आप क्या फैक्टर अप्लाई Yes, करोगे, sir. तो आप निगेटिव अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट अपोजिट में होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि E क्रॉस H इज इक्वल टू P हमेशा फॉलो करेगा, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो यहां से रिलेशन निकला हूं मैं, ये हो गया, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इनवर्स ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फ्रॉम द डायग्राम, ये तो हो गया। फिर हम लोग रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द पावर की बात कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द पावर। तो पावर क्या होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक इसका कोएफिशिएंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, दैट इज द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन, कितना पावर रिफ्लेक्ट हुआ। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे दोनों फैक्टर्स का, तो अगर मैं गामा एच इज इक्वल टू माइनस गामा ए लिखता हूँ, तो यहाँ से माइनस गामा ई का स्क्वायर होगा, तो इतना पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। या फिर गामा एच इज इक्वल टू माइनस गामा ई लिखता हूँ तो माइनस गामा एच का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया सेकंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर दी पावर, ठीक है। तो ये पावर में कुछ नहीं किया, ई इंटू एच किया। यूनिवर्सल फॉलो जो करेगा यूनिवर्सली 1 प्लस गामा इज इक्वल टू, ये यूनिवर्सली रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। फॉर दी ई एज वेल एज दी एच, ई में भी यही रहेगा और एच में भी यही रहेगा। अगर आप बोलेंगे 1 प्लस गामा ई इज इक्वल टू टाउ ई, तो ये राइट है, और इसी को आप लिखेंगे 1 प्लस गामा एच इज इक्वल टू टाउ एच। यूनिवर्सली ये इक्वेशन सेम रहेगा, 1 प्लस गामा इज नथिंग बट दी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। तो ये पार्ट क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 3 या फिर नोट नंबर 3, ठीक है। Yes, sir. ये यूनिवर्सल 1 प्लस रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू ट्रांसमिटेड कोएफिशिएंट, ये यूनिवर्सल। फोर्थ पार्ट जो है आपका, ये चीज हमने डिस्कस भी कर लिया है, अगर गामा ई निगेटिव है तो गामा एच पॉजिटिव होगा,
ठीक है। और अगर गामा ई निगेटिव है तो डेट मीन्स टाउ ई इज लेस देन 1, टाउ ई इज लेस देन 1। क्यों? आप 1 माइनस गामा पुट कीजिए, 1 प्लस गामा इज इक्वल टू टाउ, तो 1 माइनस निगेटिव क्वांटिटी मतलब टाउ ई इज लेस देन 1। तो अगर टाउ ई इज लेस देन 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस गामा मतलब 1 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहाँ पे गामा टाउ एच क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसी पार्ट को मैंने लिखा था, इसी पार्ट को मैंने सबसे पहले इक्वेशन लिखा था कि गामा ई निगेटिव तो गामा एच पॉजिटिव, गामा ई निगेटिव हुआ इसकी वजह से टाउ ई लेस देन 1 हो गया, इस इक्वेशन अप्लाई करोगे तो, और टाउ एच इज ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ये हो गया। अगर हम टाउ ई और टाउ एच की वैल्यू पुट करें, टाउ इज लेस देन 1 एंड टाउ एच इज ग्रेटर देन 1, अगर हम इस पुट करें तो यहाँ से टाउ क्या होता है आपका, टाउ ई क्या होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट टाउ ईटी सॉरी ईटी ट्रांसमिटेड हुआ डिवाइड बाई ई इंसिडेंस इज लेस देन 1। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड तो टाउ एच टी डिवाइड बाई एच आई इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से आपने देखा जब ईटी कम है ईआई से तो ऐसे केस में जो एच आई है, जो एच टी है वो ज्यादा है एच आई से। ठीक है। जब ईआई ज्यादा है, जब ईआई ज्यादा है तो एच आई कम है। क्लियर है ये चीज, जो सबसे पहले इक्वेशन लिखा तो ये उसका प्रूफ है। ठीक है। और फोर्थ पार्ट जो है Yes. गामा पी जो कि माइनस गामा ई का स्क्वायर है या फिर माइनस गामा एच का स्क्वायर है, इज ऑलवेज निगेटिव, इज ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव है। ठीक है। और 1 माइनस गामा पी करोगे जो कि टाउ पी होगा, पावर ट्रांसमिशन पावर, ये भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा, 1 प्लस सॉरी, ये तो समझ। ठीक है। तो ये इक्वेशन चाहे वो ई के टर्म्स में हो, चाहे एच के टर्म्स में हो, या फिर पावर के टर्म्स में हो, गामा पी इज इक्वल टू टाउ पी। ठीक है। तो अगर गामा पी निगेटिव है तो टाउ पी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो ये हो गए सारे प्रॉपर्टीज। तो हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसके इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। एक्चुअली क्या मेरी 12:30 बजे जो है मीटिंग है, कुछ कर नहीं सकते। यहाँ तक किसी को डाउट है? क्लियर है सबको? Yes, sir.